हेलो दोस्तों, आज है 25 सितंबर 2025 दिन गुरुवार का। हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल पक्ष तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले, अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे, है ना। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि आज है नवरात्रि का चौथा दिन और शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन देवी दुर्गा के मां कुष्मांडा की पूजा के लिए समर्पित है। मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रक्षक देवी माना जाता है। उनकी पूजा से धन, शक्ति, बुद्धि और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। और आज के दिन भक्त भोग में मिठाई, फल और मालपुआ अर्पित करते हैं। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति है और इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था जिसे मां ने अपनी हंसी से दूर किया। कुष्मांडा देवी में सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति है और इसीलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा ज्योतिष में मां कुष्मांडा का संबंध बुध ग्रह से भी है, इसलिए माता का ये रूप बुद्धि का वरदान देती है। मान्यता है कि आज के दिन मां दुर्गा के इस रूप की पूजा करने से बुध ग्रह भी कंट्रोल होते हैं और भक्त के बुद्धि और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है। आज पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत अर्पित करें। और मां कुष्मांडा का पूजा मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः। चलिए अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, खतरे की घंटी। आर्कटिक में सिकुड़ चुकी 25 करोड़ एकड़ बर्फ, ये बड़ा खतरा है। पृथ्वी के लिए भी गंभीर चेतावनी है। यानी दोस्तों, अब तक आर्कटिक क्षेत्र में लगभग 25 करोड़ एकड़ बर्फ सिकुड़ चुकी है, जिससे ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल आदि जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है और ये पृथ्वी के लिए गंभीर चेतावनी भी है। ये बात भारतीय वन्य जीव संस्थान के निदेशक डॉक्टर गोविंद सागर भारद्वाज ने केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा देहरादून में वन एवं वन्य जीव में नागरिक विज्ञान की भूमिका विषय पर आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर कही है। बुधवार से शुरू हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर भारद्वाज ने आर्कटिक क्षेत्र में हो रहे तेज परिवर्तनों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इतिहास में 5 बार सामूहिक प्रजाति विनाश हो चुका है और वर्तमान समय में वायु प्रदूषण और मानवजन्य गतिविधियां इस खतरे को और तेज कर रही हैं। वहीं अकादमी के प्रधानाचार्य विक्रम ने कहा कि आज की पीढ़ी मोबाइल और तकनीक के कारण धीरे धीरे प्रकृति से दूर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि हमें पर्यावरण बचाना है तो बच्चों को बचपन से ही पेड़ पौधों और पक्षियों से जोड़ना होगा। इधर आप देखिए, पहलगाम हमले में आतंकियों की मदद करने वाला आरोपी मोहम्मद यूनुस गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने बुधवार को दक्षिण कश्मीर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को कथित तौर पर रसद सहायता प्रदान की थी। यानी ये वही व्यक्ति था जो आतंकियों के आने जाने और छिपने का इंतजाम कर रहा था। ऑपरेशन महादेव के दौरान सुराग मिला और फिलहाल पहलगाम हमले के आतंकियों का ये मददगार पकड़ा गया है। 26 साल का आरोपी कुलगाम का रहने वाला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आप देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रेलवे कर्मचारियों के लिए 1,866 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी दे दी है और ऐसे में 10,90,000 रेलवे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। दिवाली से पहले उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए लाभ मिलने वाला है। साथ ही बिहार में खिकतियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन डबल होगी, 4 लेन को भी मंजूरी। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने का ऐलान किया है। 24 सितंबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी PLB को मंजूरी दी गई और इसके लिए 1866 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जिसका फायदा रेलवे के 10,91,000 कर्मचारियों को मिलेगा। और ये बोनस कर्मचारियों की 78 दिन की सैलरी के बराबर है, जिसे हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा, दशहरा की छुट्टियों से पहले नॉन गेजेटेड रेलवे कर्मचारियों को दिया जाएगा। बिहार को 6,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेडिकल कॉलेजों के विकास के लिए 15,034 करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है। मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। 5,000 से अधिक MBBS और PG सीटें बढ़ाए जाने की मंजूरी दी गई है। ये योजना 2025-26 से 2028-29 तक लागू रहेगी। यानी कैबिनेट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 5,023 और PG की 5,000 सीटों को बढ़ाने के लिए आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। आपको बताएं, इन सीटों में बढ़ोतरी अगले 3 साल में की जाएगी। पिछले 1 दशक में देश में MBBS और PG की सीटों में 127 से 143% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है और इसी तरह से मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 808 हो चुकी है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, PM मोदी आज यूपी इंटरनेशनल
इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की नीति के तहत 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने जा रहे इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में प्रदेश की औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार क्षमताओं का भव्य प्रदर्शन होने वाला है। निवेश के प्रस्तावों को 24 घंटे में स्वीकृति देगा इन्वेस्ट यूपी और 1 महीने के अंदर ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इन्वेस्ट यूपी ने औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को 24 घंटे में स्वीकृति देने की व्यवस्था की है। निवेशकों को एनओसी के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रिलेशनशिप मैनेजर मदद करेंगे। बड़ी खबर आप देखिए, साल का सबसे खतरनाक तूफान रागासा मंगलवार को हांगकांग पहुंचा और इस दौरान 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। भारी बारिश के चलते वहां कई इलाकों में बाढ़ आ गई। तूफान की रफ्तार को देखते हुए हांगकांग सरकार ने बुधवार को टाइफून वार्निंग सिग्नल 10 जारी किया, यानी कि ये सबसे शक्तिशाली तूफान की श्रेणी में रखा गया। रागासा तूफान का असर ताइवान और चीन तक देखने को मिल रहा है। ताइवान में तूफान से 17 लोगों की जानें चली गई, कई लोग घायल हुए हैं, 139 लोग लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही चीन ने भी समुद्री इलाकों से 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है और यहाँ पर भी 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौसम ब्यूरो ने रागासा को तूफानों का राजा कहा है। हांगकांग में तो सुपर टाइफून रागासा के कारण बाढ़ आ गई और इसमें कई गाड़ियां और सड़कें बह गई। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब तेज हवा चलेगी तो आप सोच सकते हैं क्या बचेगा, क्या रहेगा। चीन ने भी 20 लाख लोगों को समुद्री किनारों से हटाया है। हांगकांग से चीन तक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। हांगकांग, ताइवान और चीन में इस तूफान ने भारी तबाही मचाई है। 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आगे बढ़ रहा है। बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने की गड़बड़ी रोकने के लिए ई वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है, यानी अब आवेदन करने वालों को ओटीपी वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और हटवाने का जो प्रोसेस है वो बदल गया है। ई वेरिफिकेशन जरूरी होगा, रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा, यानी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी भेजा जाएगा। वहीं आपको बताएं, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर वोट डिलीट करने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चोरी पकड़ाई तो ताला लगाया। चलिए बड़ी खबर देखिए, नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार को किसानों का समर्थन करने की जरूरत है। फसलों की कीमतें वैश्विक कारकों से निर्धारित होती हैं। सरकार को उन किसानों का समर्थन करने की जरूरत है जिन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता, क्योंकि फसलों की कीमतें वैश्विक कारकों से निर्धारित होती हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को इस तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमत ब्राजील, तेल की कीमत मलेशिया, मक्का की कीमत अमेरिका और सोयाबीन की कीमत अर्जेंटीना की ओर से निर्धारित होती है। नितिन गडकरी ने कहा कि हम ग्रामीण और आदिवासी भारत में गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अच्छी कीमतें नहीं मिल रही हैं। वहीं नितिन गडकरी ने कहा कि भारत की 65% आबादी कृषि गतिविधियों में लगी हुई है, लेकिन देश के सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान केवल 14% है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस परिदृश्य में हमारी ग्रामीण कृषि और जनजातीय अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए हमें कृषि को समर्थन देने की आवश्यकता है, जो उपभोक्ता, देश और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ाया, 2026 तक पद संभालेंगे। केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ा दिया है। अब वे 30 मई 2026 तक या अगले किसी भी आदेश तक सीडीएस और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के पद पर बने रहेंगे। जनरल अनिल चौहान को सितंबर 2022 में देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया था। इधर आप बड़ी खबर देखिए, यूपीआई के लिए अब कतर में भी भुगतान कर पाएंगे। भारत की एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और कतर नेशनल बैंक ने साझेदारी की है और इसके तहत अब कतर में भी क्यूआर कोड आधारित यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर स्वीकार किया जाएगा। भारतीय यात्री अब कतर के प्रमुख पर्यटन स्थलों और शॉपिंग आउटलेट पर यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। बड़ी खबर आ रही है, बुधवार को सौर तूफानों पर बेहतर नजर रखने के लिए 3 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। नासा ने बड़ा कारनामा करके दिखाया है। ये उपग्रह पूर्वानुमान को भी बेहतर बनाएंगे, सौर गतिविधि पर महत्वपूर्ण अलर्ट भी प्रदान करेंगे। साथ ही बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया कि 6 साल से कम आयु के बच्चे फास्टर केयर यानी अस्थायी देखभाल व्यवस्था के लिए पात्र नहीं है। सरकार की ओर से ये स्पष्टीकरण नए नियमों की अलग अलग व्याख्याओं पर चिंता जताए जाने के बाद जारी किया गया है। 6 साल से कम आयु के बच्चे फास्टर केयर के लिए पात्र नहीं, सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। फास्टर केयर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उन बच्चों को अस्थायी रूप से किसी अन्य परिवार में रखा जाता है जिनके माता पिता उनकी देखभाल करने में असमर्थ होते हैं, लेकिन वैसे बच्चों को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध घोषित नहीं किया गया होता है। ये देखभाल सरकार या किसी सामाजिक संस्था की निगरानी में होती है। साथ ही आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है लापता बच्चों के लिए विशेष पोर्टल बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वे लापता बच्चों का पता लगाने और ऐसे मामलों की जांच के लिए गृह मंत्रालय के तत्वावधान में एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाए। बड़ी खबर आ रही है, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर मंथन जारी है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संसदीय समिति में विचार विमर्श हुआ। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने एक संसदीय समिति के समक्ष एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया, जबकि पूर्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके
के मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने इस पर असहमति जताई। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी विधानसभा चुनाव एक साथ हों, लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ नहीं। वहीं एक अन्य अर्थशास्त्री सुरजीत बल्ला ने बुधवार को एक राष्ट्र एक चुनाव के सिद्धांत का समर्थन करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक शक्ति बताया है, लेकिन उन्होंने प्रस्तावित किया कि सभी राज्य विधानसभा चुनाव लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के आसपास एक साथ कराए जाएं, जिससे चुनाव की आवृत्ति कम हो सके और राजनीतिक दलों पर जवाबदेही और नियंत्रण बना रहे। चलिए बड़ी खबर देखिए, 12 नवंबर को होगी यौन संबंध उम्र मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टुकड़ों में नहीं, लगातार सुनना पसंद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 24 सितंबर को किशोरों के लिए सहमति से यौन संबंध की जो वैधानिक आयु है, इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा कि ये विषय भी बेहद संवेदनशील है। केंद्र सरकार ने सहमति से यौन संबंध की वैधानिक आयु 18 साल निर्धारित करने का जोरदार समर्थन किया है। सरकार ने कहा कि ये फैसला नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने के उद्देश्य से सुविचारित और सुसंगत नीतिगत विकल्प है। वहीं इस मामले में शीर्ष अदालत की मदद कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से सहमति की वैधानिक आयु 18 साल से घटाकर 16 साल करने का आग्रह किया है। अब ये मामला 12 नवंबर 2025 से शुरू होगा और लगातार सुना जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, परमाणु पर रूस ने चुपचाप कर लिया ईरान से डील। तेहरान के पास बनाए जाएंगे 8 न्यूक्लियर प्लांट। रूस और ईरान ने ईरान में छोटे परमाणु संयंत्र बनाने के लिए समझौता किया है। ईरान ने 2040 तक 20 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। फिलहाल ईरान के बूस शहर में ही न्यूक्लियर रिएक्टर चालू हैं। इधर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूसी प्लेन नाटो देशों से गुजरे तो मार गिराएं। रूस को कागजी शेर बताया, लेकिन रूस ने कहा कि हम शेर नहीं, खतरनाक भालू हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर रूसी विमान नाटो देशों के एयर स्पेस में घुसते हैं तो उन्हें मार गिराया जाए। वहीं आप देखिए, चीन में सभी पुरुषों से अनिवार्य रूप से खून के नमूने मांगे जा रहे हैं और इसके लिए बाकायदा पुलिस ने घोषणा तक की है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये कदम सार्वजनिक सुरक्षा मजबूत करने के लिहाज से उठाया है, मगर अब सरकार के इस फैसले की वहाँ आलोचना भी शुरू हो गई है। दरअसल दोस्तों, अभी हो क्या रहा है कि चीन में पुरुषों से जो ब्लड के नमूने, ब्लड के सैंपल मांगे जा रहे हैं और ये खून के नमूने लेकर एक बड़ा डीएनए डेटाबेस बनाया जाएगा। मगर इस कदम ने चीन में कानून और प्राइवेसी पर ये नई बहस छेड़ दी है। जानकार ऐसा कह रहे हैं कि चीन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और खून के नमूने लेने के पीछे आखिर तर्क क्या है, फिलहाल ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर आप देखिए, कोरोना की तरह उत्तर कोरिया में चीन ने भेज दिया त्वचा वाला वायरस। 3 इलाकों में इमरजेंसी घोषित की गई है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में इस समय एक त्वचा रोग यानी स्किन डिजीज फैल रहा है। 3 इलाकों में अब तक इसको लेकर केस सामने आए हैं। इस बीमारी में स्किन पर सफेद सफेद धब्बे बन जाते हैं, खुजली होती है, पस निकलता है और नॉर्थ कोरिया भी ये दावा कर रहा है कि ये बीमारी चीन से पैदा हुई है और चीन से ही नॉर्थ कोरिया में दाखिल हुई। वैसे आपको बताएं, पूरी दुनिया में चीन से ही साल 2019 में कोविड-19 फैला था और चीन से शुरू हुई इस बीमारी की मार पूरी दुनिया ने झेली और इसी के बाद अब नॉर्थ कोरिया ने यह दावा किया कि चीन से निकला ये वायरस, एक और बीमारी अब हमारे देश में वहाँ फैल रही है। नॉर्थ कोरिया में एक स्किन डिजीज फैल रही है जो कि देश के लिए मुसीबत बनती जा रही है और नॉर्थ कोरिया ने यह साफ साफ कहा है कि ये बीमारी चीन से शुरू हुई। फिलहाल देखिए, बड़ी खबर, परमाणु ताकत के साथ पुराने हथियारों को भी अपग्रेड करेगा उत्तर कोरिया। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही H-1B वीजा फीस पर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और अमेरिका में 86,000 डॉक्टरों की कमी हो सकती है। ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीजा शुल्क में भारी वृद्धि की योजना से अमेरिका का स्वास्थ्य सेवा समूह भी चिंतित है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से दिवाली पर 40,000 लड़कियों को उपहार मिलेगा। दिल्ली सरकार लाडली योजना के लगभग 40,000 लाभार्थियों को दिवाली का उपहार देने जा रही है और लाभार्थियों के बैंक खातों में 1 अक्टूबर को राशि ट्रांसफर की जाएगी। लाडली योजना 1 जनवरी 2008 को शुरू हुई थी और इसका मकसद सावधि ट्रांसफर के रूप में आर्थिक मदद प्रदान करके दिल्ली में जन्म लेने वाली बच्चियों को सशक्त बनाना है और इस योजना के तहत अस्पतालों में जन्म पर 11,000 रुपए, घर पर जन्म के मामले में 10,000 रुपए की सहायता दी जाती है और इस योजना के तहत क्लास 1, 2, 6, 9 और 10वीं में प्रवेश पर 5,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाती है और इसी योजना को लेकर ये अपडेट है। इसके अलावा आप देखिए, दिल्ली में कृत्रिम वर्षा परीक्षण को DGCA की मंजूरी। IIT कानपुर की पहल प्रदूषण से राहत दिला सकती है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर को इस साल अक्टूबर और नवंबर के दौरान दिल्ली में कृत्रिम बरसात के परीक्षण की अनुमति दे दी है। दिल्ली कॉलेज प्रमुख पर यौन शोषण के आरोप, 17 छात्राओं ने कहा अश्लील मैसेज भेजे, जबरन छूता था, फैकल्टी कहती थी उसकी बात मानो। दरअसल दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के पूर्व चीफ स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर 17 स्टूडेंट से यौन शोषण के आरोपों का बुधवार को खुलासा हुआ है और काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही हैं। बड़ी खबर है, वर्ल्ड के टॉप 2% वैज्ञानिकों में भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MANIT के 14 फैकल्टी मेंबर को शामिल किया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी वर्ल्ड टॉप 2% साइंटिस्ट की सूची में भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 14 फैकल्टी मेंबर को शामिल किया गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है। चलिए बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश से OBC आरक्षण को लेकर
लेकर अपडेट आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में 24 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये 8 अक्टूबर से होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना की परमानेंट कमीशन पॉलिसी में खामियां हैं। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भारतीय सेना की शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी की 13 महिला अफसरों के आरोपों पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि परमानेंट कमीशन पॉलिसी में कुछ खामियां हैं, जैसे किसी बैच में 80 अंक पाने वाला अफसर बनता है तो दूसरे बैच में 65 अंक पाने वाले को भी मौका मिल सकता है। 18 सितंबर को सेना की महिला अफसरों ने परमानेंट कमीशन देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाए थे। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। लद्दाख में हिंसा, 4 की मौत हो गई, 72 घायल बताए जा रहे हैं। राज्य का दर्जा मांग रहे प्रदर्शनकारियों ने लेह में बीजेपी ऑफिस जला दिया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में बुधवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हुई। 4 लोगों की जानें चली गई, 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की, बीजेपी ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ियों में आग लगा दी। वहीं प्रशासन ने लेह में बिना अनुमति रैली प्रदर्शन पर फिलहाल बैन लगा दिया है। ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वैसे आपको बताएं, वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। मांगे पूरी न करने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बंद बुलाया था और इसी दौरान यह हिंसा हुई। वहीं लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन के बाद अब सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है और साथ ही उन्होंने युवाओं से शांति की अपील करते हुए कहा कि उनका शांतिपूर्ण मार्ग का संदेश विफल हो गया। वांगचुक पूर्ण राज्य की मांग को लेकर पिछले 15 दिन से भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने छात्रों से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं युवाओं से अपील करता हूं कि कृपया ये बेवकूफी बंद करें, इससे हमारे उद्देश्य को ही नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट आप देखिए। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सोनम वांगचुक द्वारा 10 सितंबर 2025 को 6ठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की गई थी। भारत सरकार इन्हीं मुद्दों पर एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति और उप समितियों के औपचारिक माध्यम से और नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से उनके साथ कई बैठकें भी हुई। गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि जिन मांगों को लेकर वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे थे वह एचपीसी में चर्चा का अभिन्न अंग है। कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह करने के बावजूद भी उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और अरब स्प्रिंग सैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जैन जी के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया। गृह मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से भीड़ को उकसाया था। वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने बताया कि लद्दाख के हिंसा प्रभावित लेह जिले में जानमाल की हानि रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेह में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। लद्दाख में हिंसा के बीच उमर अब्दुल्ला का केंद्र सरकार पर वार, कहा कि हम भी धोखे और निराशा में हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख में राज्य की मांग पर हुए हिंसक प्रदर्शन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी राज्य की मांग का वादा पूरा न होने से गहरा धोखा महसूस हो रहा है। बड़ी खबर आ रही है सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से होगी और ये पहली बार है जब क्लास 10वीं की बोर्ड परीक्षा एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार होगी। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक होने की संभावना है, जबकि दूसरी बार परीक्षा 15 मई से 1 जून तक हो सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि कक्षा 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक होने की संभावना है। टेंटेटिव डेट शीट जारी की गई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 45 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। साथ ही आप देखिए सीए जनवरी 2026 एग्जाम कैलेंडर जारी हो गया है। सिंगल शिफ्ट में पेपर होंगे। आईसीएआई ने डेट शीट और एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया है। आईसीएआई ने जनवरी 2026 में होने वाले सीए एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। बड़ी खबर आप देखिए, एक्स यानी ट्विटर को कानूनों का पालन करना होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी जो पूर्व में ट्विटर था उसको लेकर बुधवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया मंच एक्स की वह याचिका बुधवार को खारिज कर दी, जिसमें उसने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सामग्री हटाने का आदेश जारी करने के सरकारी अधिकारियों के अधिकार को चुनौती दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में काम करने के लिए देश के कानूनों का पालन करना होगा। साथ ही आप देखिए, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से पहले स्टूडेंट ने जान दे दी। नीट में 99.99% नंबर और देश में 1475वीं रैंक थी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के रहने वाले 19 साल के छात्र अनुराग अनिल बोरकर ने सोमवार को जान दे दी। चौंकाने वाली बात दोस्तों ये है कि जिस दिन उसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाकर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेना था और उसी दिन उसने ये कदम उठाया। अभी हाल ही में नीट यूजी 2025 परीक्षा में उसको 99.99% नंबर मिले थे और अनुराग ने ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 1475 हासिल की थी। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि उसने एक नोट भी लिखकर छोड़ा है और उसमें उसने लिखा है कि मुझे एमबीबीएस करने की इच्छा नहीं है। जितना एक डॉक्टर कमाता है उतना एक बिजनेसमैन भी कमा सकता है। 5 साल की पढ़ाई उसके बाद एमडी, ये सब मुझे नहीं करना है। साथ ही सूत्रों का यह भी कहना है कि अनुराग विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता था। हालांकि उसके परिवार ने उस पर भारत में एडमिशन लेने का दबाव बनाया क्योंकि उसे एक सरकारी मेडिकल
मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई थी। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर बम से हमला, 6 बोगियां पटरी से उतर गई, 12 लोग घायल हो गए। 10 घंटे में दूसरा धमाका हुआ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर बम हमले में करीब 12 लोग घायल हो गए। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। बैंकॉक में सड़क धंसने से 50 मीटर गहरा गड्ढा बन गया, कार और खंबा गिर गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बुधवार को अचानक एक सड़क धंस गई, जिसमें करीब 50 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गड्ढा लगभग 30x30 मीटर बड़ा था। हादसे के इस वायरल वीडियो में आप देखिए कि सड़क धंसते ही एक कार और बिजली का खंभा उसमें समा गए। ऊपर की मिट्टी नीचे निर्माणाधीन टनल में बह गई। हालांकि गनीमत ये देखिए आप, इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अब बैंकॉक के इस बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर सवाल भी उठ रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत उभरती हुई ताकत है, उसे चीन और रूस जैसा ना माने, पश्चिमी देश दिल्ली से मजबूत रिश्ते बनाए। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि भारत उभरती हुई महाशक्ति है। स्टब ने रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। 6 दिन पहले मानसून की विदाई नीमच, मुरैना और भिंड से लौटा। मध्य प्रदेश से भी अब मानसून की वापसी धीरे धीरे शुरू हो रही है। मौसम विभाग ने बुधवार को नीमच, श्योपुर, मुरैना और भिंड से मानसून की विदाई होने की घोषणा कर दी है। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिन में मध्य प्रदेश के कुछ और जिलों से मानसून लौटने की संभावना है। फिलहाल आज 3 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट भी रहेगा। हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रामलीला करते करते कलाकार की जान जाने का ये वीडियो। हिमाचल प्रदेश में स्टेज पर डायलॉग बोलते हार्ट अटैक आया। दशरथ की भूमिका निभा रहे थे और ये घटना लाइव वीडियो में रिकॉर्ड हो गई। बड़ी खबर आप देख सकते हैं। पंजाब में खाली राज्यसभा सीट पर चुनाव की घोषणा। नामांकन 6 अक्टूबर से 24 अक्टूबर को वोटिंग होगी। आम आदमी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के लुधियाना से विधायक चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। उन्होंने विधायक चुने जाने के बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि केजरीवाल इंकार कर चुके हैं। साथ ही आप देखिए पीएम मोदी, अमित शाह और रविशंकर प्रसाद के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग की इजाजत नहीं दी जा सकती। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। एक वकील साहब ने याचिका लगाई थी। फिलहाल इस याचिका को खारिज कर दिया गया और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और याचिकाकर्ता एक वकील भी हैं और उनसे ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मनमाने ढंग से कार्य करें। जब भी न्यायालय को ये पता चलता है कि किसी वादी ने गुप्त उद्देश्यों या फर्जी, तुच्छ और परेशान करने वाली याचिका दायर की है, तो न्यायालय का एक कर्तव्य है कि वह ऐसी याचिका को तत्काल प्रभाव से खारिज करें और वादी पर जुर्माना लगाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की प्रथाओं पर अंकुश लगाया जा सके। नागरिकता संशोधन को लेकर याचिका लगाई गई थी और याचिका में कहा गया था कि इस संशोधन के बाद देश में कई सांप्रदायिक दंगे हुए और फिर इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके जांच की जानी चाहिए। तो इस तरह की याचिका खारिज की गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश से आ रही है। दीपावली पर पटाखों की दुकान लगाने के लिए लाइसेंस जरूरी होगा। 5 अक्टूबर तक MP ई सर्विसेज पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आप देखिए गोमांस टैक्स फ्री का आरोप बेबुनियाद। कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि गौ हत्या को लेकर मध्य प्रदेश में सख्त कानून है। गाय को परेशान करने वालों की जगह समाज में नहीं बल्कि जेल में है। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए गोमांस पर GST में छूट से कांग्रेस बढ़ गई। जीतू पटवारी ने कहा कि 26-27 सितंबर को आंदोलन होगा। बड़ी खबर देखिए ग्वालियर हाईकोर्ट से आरक्षक को झटका लगा। हाईकोर्ट ने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी पाने वालों को नहीं मिलेगा प्राकृतिक न्याय का लाभ। साथ ही आप देखिए सरकार ने बुधवार को कुछ चांदी के आभूषणों पर अगले साल 31 मार्च तक आयात प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस कदम का उद्देश्य थाईलैंड से बिना शोधित आभूषणों के नाम पर चांदी के आयात पर अंकुश लगाना है। उत्तराखंड से बड़ी खबर देखिए सीएम धामी ने कहा कि नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाने तक चैन से नहीं बैठेगी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में सख्त नकल रोधी कानून लागू कर 2022 से अब तक 100 नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है। कर्नाटक में जाति जनगणना पर रोक की मांग हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कर्नाटक में चल रहे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक जाति सर्वेक्षण को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने सर्वेक्षण की पद्धति और जाति वर्गीकरण पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार ने तर्क दिया कि सर्वेक्षण पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए आवश्यक है और इसमें भागीदारी स्वैच्छिक है। फिलहाल उच्च न्यायालय ने सरकार और केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। इधर आप देखिए बिहार में 30 राजनीतिक दलों के अस्तित्व पर संकट। 10 अक्टूबर तक ऑडिटेड अकाउंट डिटेल जमा करने के आदेश दिए गए हैं। बिहार में नीतीश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। 1 अक्टूबर से नई दरें लागू हो जाएगी। अकुशल श्रमिकों के लिए 428 रुपए, अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए 444 रुपए और कुशल श्रमिकों के लिए 541 रुपए। इसके अलावा अति कुशल श्रमिकों के लिए 660 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी निर्धारित की गई है। श्रम संसाधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो जाएगी। इसके अलावा आप देखिए बिहार में मखाना उत्पादकों को भी फसल सहायता योजना का लाभ मिलेगा। वहीं राहुल गांधी ने पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प संगोष्ठी में ये बड़ी घोषणा की है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनने पर 50% आरक्षण सीमा को समाप्त कर दिया जाएगा। पटना में करीब 5 घंटे तक CWC की बैठक चली है। कांग्रेस ने 2 बड़े प्रस्ताव पास किए हैं, जिसमें एक राजनीतिक और दूसरा बिहार
बिहार से संबंधित हैं। अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी भारत ने प्रस्ताव रखा है। इधर आप देखिए, महाराष्ट्र में भारी बारिश से हुई तबाही के बाद मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। 30,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा, केंद्र से राहत पैकेज, शिक्षा व्यवस्था सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर प्रबंधन और बैंक लोनों पर रियायत शामिल है। कोलकाता में बारिश से हुई मौतों पर ममता बनर्जी ने भी बड़ा ऐलान किया है। पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, बागवानी विभाग में सोसाइटी के कर्मचारी नियमित किए जाएंगे और ये निर्णय कर्मचारियों के लिए बड़ा राहत भरा है। राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, टैक्स ऑडिट डेडलाइन 31 अक्टूबर तक की है। इनकम टैक्स पोर्टल की खामियों से जुड़े मुद्दे को लेकर जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 फिलहाल रद्द रहेगी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर रोक लग गई है, लेकिन सरकार भर्ती रद्द की प्रोसेस शुरू नहीं कर पाएगी। एसआई भर्ती 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए यथास्थिति के आदेश दिए हैं। राजस्थान सरकार की ओर से इस मामले में दलील दी गई है कि उम्मीदवारों को ट्रेनिंग की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने दलीलों को खारिज कर दिया है। 4 महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीनों में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। गुरुवार को बांसवाड़ा के नापला में जनसभा को संबोधित करेंगे और राजस्थान में करीब 1,08,468 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते एईएन जेईएन गिरफ्तार। सरकारी स्कूल के निर्माण कार्य के बिल में 3% हिस्सा मांगा था। पेंट की जेब से रकम बरामद की गई है। साथ ही राजस्थान की 7 पार्टियों को भी चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। पूछा कि खर्च का ब्यौरा क्यों नहीं दिया, अब जवाब नहीं देने पर रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान को गुरुवार यानी आज 25 सितंबर से ही 2 और वंदे भारत ट्रेन मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा से गुरुवार को जोधपुर दिल्ली कैंट और बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी उदयपुर से चंडीगढ़ चलने वाली एक नई ट्रेन को भी रवाना करेंगे। राजस्थान समेत 3 राज्यों के 10 ठिकानों पर आयकर छापेमारी। इधर आप देखिए, जैसलमेर में पहली बार झुंड में दिखे सफेद सारस। जैसलमेर में मरुस्थल की सुनहरी रेत पर प्रवासी परिंदों का सफर शुरू हो चुका है। साथ ही राजस्थान के जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में एक महिला के पेट से 6 किलो वजन का बालों का गुच्छा ऑपरेशन करके निकाला गया। 36 साल की महिला जयपुर की रहने वाली बताई जा रही है। 16 सितंबर को पेट दर्द की शिकायत पर वो पहुंची थी। 2.5 घंटे तक ऑपरेशन चला। दरअसल महिला को बाल खाने की बीमारी है और इस बीमारी को गैस्ट्रिक ट्राइकोबेजोर कहा जाता है। दूरबीन से ऑपरेशन किया गया। साथ ही राजस्थान के मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सावलिया जी मंदिर में बुधवार को भंडार की गिनती का तीसरा राउंड पूरा हुआ। तीनों राउंड को मिलाकर कुल 18 करोड़ 31 लाख 20 हजार रुपए की गिनती हो चुकी है। साथ ही राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा आयोजित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत विशेष रेलगाड़ी 30 सितंबर को दोपहर 12:35 पर बीकानेर से रवाना होगी। ये रेलगाड़ी हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी की यात्रा करेगी। इस यात्रा में कुल 676 तीर्थ यात्री शामिल होंगे। राजस्थान में ओबीसी आयोग में नई नियुक्ति हुई है। विक्रम राठौड़ बने जनसंपर्क अधिकारी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान एसओजी ने 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में 3 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यानी एसआई को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान एसओजी को कुछ सबूत मिले थे, जिसके आधार पर तीनों को पूछताछ के लिए मुख्यालय बुलाया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को दीपावली से पहले बोनस और विकास की सौगात दी है। सीएम ने कहा कि जंगली जानवरों के हमले में 5 मृतकों के परिजनों को 17 लाख रुपए दिए जाएंगे। 17 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही 6,69,000 धान उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 337 करोड़ रुपए की बोनस राशि भी ट्रांसफर कर दी गई है। यूपी में छात्रों को अब सितंबर में ही मिलेगी छात्रवृत्ति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि फरवरी मार्च की जगह अब सितंबर महीने में ही छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी और कल 26 सितंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश के 4 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान निधि पाने वाले किसान बनेंगे बीपैक्स सदस्य। जी हां, किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन किसान भाइयों को बीपैक्स समितियों के माध्यम से खाद, बीज और कीटनाशक जैसी सुविधाएं आसानी से मिलेगी, जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए हैं। सहकारिता विभाग पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले सभी किसानों को बीपैक्स का सदस्य बना रहा है। सदस्यता अभियान 12 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें किसान आधार कार्ड के साथ आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बूढ़े माँ बाप को दुख दिया तो फिर घर से होंगे बाहर, संपत्ति पर नहीं रहेगा कोई भी अधिकार। दरअसल उत्तर प्रदेश में माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याणकारी नियमावली 2014 लागू है, लेकिन अब इसमें संशोधन होने वाला है। घर समेत अचल संपत्ति से ये बेदखली माँ बाप के जीवन काल में लागू रहेगी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। जमानत याचिका खारिज हो गई है। उधर ईडी द्वारा दर्ज एफआईआर और कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। नवरात्रि, दीपावली, छठ के लिए 6 स्पेशल ट्रेनें। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है। साथ ही आप देखिए, बिहार
बिहार में 29 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलेगा, सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए नालंदा में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में डीएम ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियारों का भौतिक सत्यापन जरूरी होगा। 4 से 11 अक्टूबर तक 2 चरणों में वेरिफिकेशन। हरियाणा में तहसीलदारों के तबादले हुए, नेवासी एंटी ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुए। सालों से जो एक ही तहसील में जमे हुए थे उनके भी ट्रांसफर हुए हैं। हरियाणा सरकार ने मार्केट कमेटियों का गठन किया है। 22 जिलों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन लगाए। गुरुग्राम में बंगाल के प्रवासियों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि डिटेंशन होम में मानवीय हालात होने चाहिए। 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। पलवल में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू होगी। सीएम आज 25 सितंबर को पंचकुला से योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। इस योजना में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की सहायता मिलेगी। वहीं देखिए आप, हरियाणा में फसल खरीद का शेड्यूल भी तय हो गया है। सीएस ने रिव्यू मीटिंग में मुहर लगा दी। 100 से अधिक मंडियों में दलहन तिलहन की खरीद की जाएगी। पलवल में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज भी हो गया है। 3 दिवसीय आयोजन में कबड्डी और तीरंदाजी प्रतियोगिताएं होगी। प्रदेश भर से 1100 से अधिक खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर पंजाब से आप देखिए, पंजाब में बाढ़ का सामना कर रहे किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने 5 लाख एकड़ खेतों के लिए गेहूं का बीज फ्री में मुहैया करवाने का फैसला लिया है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पंजाब के पूर्व मंत्री पर भ्रष्टाचार का केस चलेगा, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा राइट टू बिजनेस एक्ट में भी बदलाव, 2 OTS स्कीमें भी शुरू होगी। चंडीगढ़ में पंजाब सीएम के रेजिडेंस में बुधवार को कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग में पूर्व कांग्रेसी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पर भ्रष्टाचार के मामले में केस चलाने को मंजूरी दी गई। साथ ही पंजाब सरकार ने फैसला किया कि गाँव की कॉमन जमीन, विलेज कॉमन लैंड में जो रास्ते खाली छोड़े गए थे और उन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, उनसे अब पैसे वसूल किए जाएंगे। पंजाब के सेलरों के लिए 1 टाइम सेटलमेंट पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। पंजाब सरकार का डिजिटाइजेशन पर जोर, पटवारी से लेकर पंचायत तक सेवाएं ऑनलाइन हुई। यूपी के इस जिले को लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात, 1000 किसान भाइयों से जमीन ली जाएगी। 6 जनपदों को फायदा मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए फरुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। 6 जनपदों को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे से राजस्थान पहुंचना आसान होगा। तैयारियां शुरू हो गई हैं। जलालाबाद तहसील की 3 ग्राम पंचायतों की भूमि का अधिग्रहण होगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI में खाली सीटों पर सीधे ही प्रवेश का अवसर मिल रहा है। 27 सितंबर तक एडमिशन लेने का मौका चल रहा है। वहीं पंजाब में बाढ़ को लेकर हाईकोर्ट में याचिका, हाईकोर्ट की देखरेख में 3 सदस्यीय कमेटी बने। किसानों से जुड़ी 7 डिमांड रखी गई है। झारखंड से बड़ी खबर देखिए, कस्तूरबा की शिक्षिकाओं के लिए गुड न्यूज आई है। झारखंड सरकार ने मानदेय बढ़ा दिया है। झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए। 27 तरह के प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 4 जिलों में NDPS थाने भी खुलेंगे। साथ ही कोल कर्मचारियों के लिए भी गुड न्यूज है। 312 दिन की हाजिरी पर मिलेगी फुल बोनस की राशि। कोयला कर्मियों के बोनस यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड की राशि क्या होगी, ये तो गुरुवार को तय हो जाएगा। कंपनी के नियम के अनुसार 312 दिन की हाजिरी पर कर्मचारियों को फुल बोनस यानी जो राशि तय होगी वह पूरी रकम मिलेगी। बर्खास्त कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा। साथ ही झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई सिविल सेवा परीक्षा में पास होने के बाद भी नौकरी से वंचित रह गई आदिवासी उम्मीदवार श्रेया कुमारी तिर्गी को अब नौकरी मिल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग को आदेश दिया है। दरअसल ये आदिवासी उम्मीदवार मेंस की परीक्षा भी पास कर चुकी थी। इंटरव्यू में भी वे शामिल हुए, लेकिन मेडिकल जांच की परीक्षा में तारीख में कंफ्यूजन होने की वजह से वो शामिल नहीं हो पाई और इस वजह से आयोग ने उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। अब आयोग को फिर से मेडिकल कराने के आदेश दिए गए। इग्नू जुलाई सेशन के लिए 30 सितंबर तक आवेदन का मौका मिल रहा है। छत्तीसगढ़ व्यापम अमीन भर्ती की अधिसूचना जारी हो गई है। जल संसाधन विभाग में भर्ती की अधिसूचना जारी हो गई। इसके अलावा IBPS क्लर्क PET परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो गए। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के एडमिट कार्ड जारी हो गए। साथ ही आप देखिए CGL 4 और कार्यालय परिचारी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ा अपडेट है। केनरा बैंक में अप्रेंटिस के 3500 पदों पर भर्ती निकली है। ग्रेजुएट्स को मौका मिलेगा, बिना एग्जाम के सिलेक्शन होगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 386 अंक गिरकर 81,716 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 113 अंकों की गिरावट रही और ये 25,057 के स्तर पर बंद हुआ है। बात करते हैं सोने चांदी के दाम को लेकर। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट में सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 730 रुपए गिरकर 1,13,584 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी 1,178 रुपए गिरकर 1,34,089 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।